नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। शेयर्स की बात अपनों के साथ। और पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म्स के ऐलान के बाद हमने मार्केट में काफी तेजी देखी। सेंसेक्स ने तो 1100 अंकों तक की छलांग लगा दी और निवेशकों के चेहरे खिले हुए थे। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं अरुण मंत्री जी, जो कि फाउंडर हैं मंत्री फिनमार्ट के। अरुण जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग नेहा जी, थैंक यू फॉर द इनवाइट। अरुण जी, हमने ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद मार्केट में तेजी देखी, मैं ये जानना चाहूंगी कि कब तक टिकेगी मार्केट में ये हरियाली, या फिर आप कैसा देखते हैं फ्यूचर? देखिए, जीएसटी का न्यूज काफी बड़ा है। काफी दिनों से मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ये मांग भी थी कि जीएसटी को कुछ रेशनलाइज किया जाए, या तो कुछ कम किया जाए, या रेट्स जो है रेट्स में थोड़ी कटौती की जाए। तो उसी की तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री बढ़ रही है। और पीएम मोदी ने 15 अगस्त को जो कहा, तो जैसे कि उन्होंने कहा वैसा इंप्लीमेंट भी जरूर होगा, ये मार्केट मान के चल रहा है। 2 से 3 चीजें हैं। एक तो ये जो अनाउंसमेंट्स आई है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो अक्टूबर के बाद होगी, मोस्टली अक्टूबर नवंबर, जैसा कि दिवाली के आसपास होनी है। तो वहां उसी की चीज मार्केट अगर डिस्काउंट करके चलेगा। जो भी आज तेजी देखने को मिली, अगर आप देखेंगे तो सेक्टर स्पेसिफिक तेजी थी, और ये तेजी मुझे लग रहा है थोड़ी जारी रह सकती है, क्योंकि पोजिशनिंग मार्केट की ऐसी है। मार्केट अपने लोज के आसपास है, मंथली लोज के आसपास। एफआईआई यूजुअली शॉर्ट है। काफी नर्वसनेस मार्केट में पहले से थी। तो मुझे लग रहा है जो भी न्यूज आई है जीएसटी की, काफी पॉजिटिव न्यूज आई है शॉर्ट टर्म के लिए। और हो सकता है ये पूरा हफ्ता आपको थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिले। पर मुझे लग रहा है मोर और लेस इतनी कोई बड़ी न्यूज है कि न्यूज ऐसी नहीं है कि मार्केट में एकदम ही आप ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ जाए, या एकदम ही आपको तेजी देखने को मिले। सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, और मार्केट की पोजिशनिंग थोड़ी नेगेटिव थी, इसलिए थोड़ा ज्यादा अच्छा रिएक्शन आपको मार्केट की तरफ से देखने को मिला। अरुण जी, अगर सेक्टर वाइज ही बात करें हम, तो हमने सबसे ज्यादा अगर तेजी देखी तो वो ऑटो इंडेक्स में हमने देखी है। और ऑटो पर क्योंकि सबसे ज्यादा आई थिंक जीएसटी का इम्पैक्ट भी, अगर ये स्लैब जैसे आप कह रहे हैं कि 2 स्लैब्स रह जाएंगे उसमें, तो ऑटो पर घट सकती है जीएसटी 28% से घटकर 18% तक हो सकती है। ये जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, इस पे कारों और टू व्हीलर्स की बिक्री पर जो कि 28% जीएसटी लगती है। ज्यादातर जो जीएसटी वाले प्रोडक्ट्स है, अब कहा ऐसा जा रहा है या माना ऐसा जा रहा है कि 18% स्लैब में आ जाएंगे। तो वित्त मंत्रालय का जीएसटी को लेकर जो 2 स्लैब रखने का प्रस्ताव है, वो ऑटो सेक्टर ने काफी वेलकम किया है। अब जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से 5% और 18% वाले 2 स्लैब रखने का प्रस्ताव है। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28% का। और उसके बाद जैसे शेयर्स हैं मारुति, एमएनएम, हीरो मोटो, हमने इन सब में एक अच्छी बढ़त देखी सोमवार को ये खबर आने के बाद। तो ये सेक्टर में आप आगे भी बढ़त देखते हैं, या आज ही मतलब ये सोमवार के लिए स्पेसिफिक थी? देखिए, डेफिनेटली बढ़त रहेगी। एक चीज मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ, जो भी ये जीएसटी फॉर्मुलाइजेशन हो रहा है, आप कह सकते हैं या तो मिडिल क्लास या रूरल इकोनॉमी या रूरल कंजम्पशन के लिए हो रही है। अगर आप देखें तो जीएसटी जो कम होगी वो टू व्हीलर पे होगी, और टू व्हीलर का मेजर जो कंजम्पशन होता है, मेजर जो बिक्री होती है, वो रूरल एरियाज में ज्यादा होती है। सेकेंड, हैचबैक जो कार्स है, जो छोटी कार्स है, एसयूवी की मैं बात नहीं कर रहा, जो छोटी फैमिली कार जिसे कहते हैं, जो मारुति ज्यादा बनाता है, उनमें जीएसटी ज्यादा कम होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहां पे मुझे लग रहा है, इसीलिए अगर आप देखें, मारुति आज टॉप गेनर था, 9-10% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो ऑटो सेक्टर ये चीज काफी दिनों से मांग कर रहा था, और ये चीज अब होती हुई नजर आ रही है। और आपको पता है, वैसे भी अगर टैरिफ का चीज जो चल रहा है, अगर टैरिफ की चीजों की वजह से ऑटो सेक्टर पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये जो जीएसटी रेशनलाइजेशन होने की बात चल रही है, ये काफी पॉजिटिव स्टेप है। और मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स, ये दो जो सेगमेंट है, काफी अच्छा कर सकते हैं। तो मारुति की तो आपने बात कर ली, पर कोई और ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस खबर के बाद? देखिए, अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है बजाज ऑटो में काफी अच्छी है, क्योंकि बजाज ऑटो अभी तक चला नहीं है, और बजाज ऑटो मुझे लग रहा है यहाँ से काफी तेजी से भाग सकता है। तो बजाज ऑटो पे नजर रखें। बजाज ऑटो का जहां तक आप टारगेट्स की बात है, मुझे लग रहा है यहाँ से भी ये स्टॉक आपको इजीली ऊपर में अराउंड 9,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 8,550 के आसपास है, तो बजाज ऑटो में बाय करके चल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा पोजिशनल व्यू देना है, तो बजाज ऑटो, मारुति, ये दो पे नजर रख के चल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप टायर स्टॉक्स में देखें, तो अपोलो टायर मुझे लग रहा है वहां पे भी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। ऑल राइट।
तो ये तो हो गई ऑटो सेक्टर की बात। अनदर जो हम टॉप एफएमसीजी सेक्टर में हमने देखा कि इस खबर का एक अच्छा असर हमने पड़ते हुए देखा। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी 5 से 18% तक जो जीएसटी है वो है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर 18% से घटकर 5% जो जीएसटी होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं, उससे एक अच्छा असर देखा। घी, पनीर और क्या कहते हैं, च्यवनप्राश, वेफर्स, जैसे कि हम डाबर, नेस्ले, बीकाजी, इन सारे पे हमने इसका असर होते हुए देखा। तो ये भी आने वाले वक्त में थोड़ा और बढ़ेगा। ठीक है, डेफिनेटली बढ़ सकता है, लेकिन उतना मुझे नहीं लग रहा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट बड़ा रहेगा। वैसे भी एफएमसीजी के नंबर्स अच्छे हैं, तो उसी का इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। पर मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर लीडिंग रहेगा इस पूरी न्यूज में। ऑटो सेक्टर पे काफी आपकी नजर होनी चाहिए। सेकेंड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो हम व्हाइट लेबल गुड्स कहते हैं, जिसमें आपको एसी, रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं, माइक्रोवेव, जो भी हम रोजमर्रा की चीजें के लिए खरीदते हैं, उनमें मुझे लग रहा है काफी अच्छा कंजम्पशन हो सकता है। उसके दो रीजन है, क्योंकि एक तो फेस्टिव सीजन आ रहा है, और सेकेंड, अगर फेस्टिव सीजन की ऑनगोइंग में अगर जीएसटी कट हो जाता है तो उसके लिए और बूस्टर हो सकता है। तो मुझे लग रहा है व्हाइट लेबल गुड्स और ऑटो सेक्टर ये ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट करेंगे। थर्ड में मुझे लग रहा है एफएमसीजी स्टॉक, जैसा कि आपने कहा, जो हम रोज खाने पीने की चीजें हैं या फिर रोज जो फास्ट मूविंग गुड्स है, उसमें भी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है एफएमसीजी भी काफी अच्छा करेगा, पर प्रेफरेबली ऑटो ज्यादा तेजी से स्टॉक अच्छा कर सकता है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं ऑटो विल बी नंबर 1 एंड नंबर 2 हम एफएमसीजी देख सकते हैं। तो उसमें कुछ आपके पिक्स हैं जो आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज जहां दिख रही हैं? ठीक है, एफएमसीजी में एचयूएल मेरा फेवरेट है। एचयूएल पे ही नजर रखनी चाहिए। वो एक स्टॉक है, उसमें काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। सेकंड, अगर कॉन्ग्लोमरेट में देखें तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है उनके मुझे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगते हैं, और वो ऐसी कंपनी है जो अपने ओवरऑल रेवेन्यूज को इंटैक्ट रखती है। तो गोदरेज कंज्यूमर और एचयूएल, ये दोनों पे नजर रखें। थर्ड, अगर आप कोई रिटेल वाला स्टॉक लेना चाहते हैं तो डी मार्ट और विशाल मेगा मार्ट, ये दो स्टॉक्स पर नजर रख के चल सकते हैं। ये दोनों कंपनीज में मुझे लग रहा है मीडियम टर्म में काफी अच्छा कर सकते हैं। ऑलराइट, ये मार्ट आप कह रहे हैं, विशाल मेगा मार्ट, आपके हिसाब से ये भी हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम गोदरेज एंड एचयूएल। ये तो हो गई ऑटो सेक्टर की और एफएमसीजी की बात। पर कुछ कोई और भी ऐसे आपकी नजर में है स्टॉक्स जो इस खबर के बाद जहां अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिख रही है? फिर व्हाइट लेबल गुड्स की मैंने बात की, तो वोल्टास, हैवेल्स, पॉलीकैब, ऐसे स्टॉक जो है जो आप कंस्ट्रक्शन वगैरह एक्टिविटी में देखते हैं, उनमें अच्छा बूस्ट आ सकता है। इवन सीमेंट कंपनीज में भी मुझे लग रहा है वहां पे भी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो वोल्टास, हैवेल्स, पॉलीकैब, ये तीन स्टॉक आप व्हाइट लेबल गुड्स से लेके चल सकते हैं। अगर आप सीमेंट स्टॉक्स की बात करें तो अल्ट्राटेक, हाइडेलबर्ग सीमेंट, ये दो स्टॉक्स मुझे पसंद है, वहां पे मोमेंटम अच्छा बन सकता है। अल्ट्राटेक तो एवरग्रीन रहा है और अच्छा परफॉर्म भी किया है। अगर मिड कैप में किसी को लेना है तो हाइडेलबर्ग सीमेंट, जो 218 के आसपास चल रहा है, वो स्टॉक भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। ऑलराइट, अल्ट्राटेक एंड एडलबर्ग। हमारे पास सवाल भी खूब आ रहे हैं अरुण जी। अक्षय गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि मैंने एलएनटी खरीदा था, एलएनटी फ्यूचर 3707 के रेट पर, तो उस पर आप प्लीज मुझे व्यू बता दीजिए। ठीक है, स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है, नो डाउट। आपने पोजीशन अच्छे स्टॉक में बनाई है, पर थोड़ा ऊपर के लेवल पे आपने खरीदा है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 3600 का एक स्पॉट में इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे नहीं लग रहा वो सपोर्ट वो ब्रीच करेगा। तो 3600 जब तक स्पॉट लेवल में होल्ड कर रहा है, अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन में बने रहे। और अगर 3600 के नीचे जिस दिन क्लोज हो जाता है, अपने पोजीशन से निकल जाए। वैसे एक बात आपसे शेयर कर देता हूँ, स्टॉक काफी अच्छा है, टेक्निकली भी बुलिश है, पर चूंकि आपकी पोजीशन फ्यूचर्स में, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा करें। ऑलराइट, अक्षय जी हैज आल्सो बॉट बीईएल फ्यूचर्स, और इनका जो बाइंग प्राइस है बीएल का वो 385.60 है। बीएल तो इनके प्राइस के आसपास ही है, जितना मैं शायद 1.5 रुपए नीचे होगा, जितना मेरे पास जो प्राइस बता रहा है। तो फिलहाल होल्ड करें, पर इसका स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 380 स्पॉट में ऑलमोस्ट 2-2.5 रुपए दूर है अभी भी। 380 स्पॉट का स्टॉप लॉस लगाए, फ्यूचर्स की पोजीशन है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। 380 के नीचे जाएगा तो थोड़ी वीकनेस स्टॉक में आ सकती है। ऑलराइट, 380 के नीचे आएगा तो थोड़ी वीकनेस आ सकती है। हमजा जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग अरुण सर, और कह रहे हैं सर प्लीज मुझे बताइए होल्ड करूं या एग्जिट करूं। इनका जो शेयर है वो है ओरिएंट सीमेंट का, और इन्होंने बाय किया है एट द रेट ऑफ 244, और इसी पर आपकी राय मांग रहे हैं।
देखिए होल्ड करें, स्टॉक तो अच्छा ही है, नो डाउट। थोड़ा वीकनेस आप कह सकते हैं स्टॉक दिखा रहा है, पर अपने सपोर्ट के आसपास है। 233 का स्टॉप लॉस लगाएं, होल्ड करें। मुझे लग रहा है मोमेंटम बनेगा तो 250 रुपए के ऊपर वापस से स्टॉक जा सकता है। अगेन मैंने अपनी कमेंट्री जैसा कि आपने मैंने डिस्कस किया, 7 स्टॉक्स मुझे लग रहा है मोमेंटम में आ सकते हैं, तो ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। 250 के ऊपर का टारगेट लगाएं और 233 का स्टॉप लॉस मेंटेन। ऑलराइट, 800 से ऊपर का टारगेट और 233 का स्टॉप लॉस। वैसे इन्होंने सीमेंट का एक और शेयर खरीद रखा है, वो है केसीपी सीमेंट, और इनका जो बाइंग प्राइस है केसीपी का वो है 224 का। उस पर भी सेम सजेशन है कि होल्ड करें या एग्जिट करें, कि आप सजेशन मांग रहे हैं आपसे। ये होल्ड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, मार्केट से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक दिखा रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। पर अगेन वही चीज मैं कह रहा हूँ, जो भी आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 204 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 204 इसीलिए है क्योंकि मल्टीपल मूविंग एवरेजेस उसी के आसपास है, तो 204 का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक में बने रहें। 204 का स्टॉप लॉस केसीपी सीमेंट पर सजेशन है अरुण जी का। अरुण जी, उदय प्रमाणिक जी हैं, टाटा मोटर्स पर एंट्री लेवल आपसे पूछ रहे हैं, मिड टर्म का इनका व्यू है। देखिए एक्सेलेंट स्टॉक इन्होंने चुना है। 650 एक अच्छी एंट्री है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले स्टॉक वहां आया था, हमने एंट्री भी कराई थी काफी लोगों को। अभी भी मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस एक बार 650 तक आ सकता है, तो 600 से 650 की जो रेंज है एक्सेलेंट एंट्री की रेंज है, तो इसी के बीच में जब भी स्टॉक आए आप बाय करके चल सकते हैं। ऑलराइट उदय जी, 600 से 650 के लेवल टाटा मोटर्स के लिए। नीरज गर्ग जी हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट आपसे और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं ओमैक्स ऑटो पर। इन्होंने परचेज किया है 162 पर। 1 सेकंड, मैं एक बार इसका चार्ट चेक कर लेता हूँ जी, ओमैक्स ऑटो। ओमैक्स ऑटो अभी चल रहा है 152 के आसपास, और काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट मुझे लग रहा है, और इनफैक्ट आज अपर सर्किट पे भी स्टॉक क्लोज हुआ है। तो जहां तक टारगेट्स की बात है 162 तक के टारगेट्स आ रहे हैं, तो 162 164 के टारगेट रहेंगे। और इसका स्टॉप लॉस जहां तक आप देखते हैं नीचे में, तो अराउंड 143 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ज्यादा कुछ रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, पर चूंकि अपर सर्किट में स्टॉक अच्छा कर सकता है, तो 165 168 के टारगेट लगाए और 143 का स्टॉप लॉस लगाए। ऑलराइट, 143 का स्टॉप लॉस आपके हिसाब से इसका रहेगा। जय शिव हैं, बहुत बड़े फैन हैं अरुण सर आपके, कह रहे हैं आज मैं बहुत खुश हूं आपको यहाँ पर देखकर, और आपसे फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज पर राय मांग रहे हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है वो 320 का है। कह रहे हैं मैं होल्ड करूं, सेल करूं या एवरेज कर सकता हूं? सर प्लीज मुझे एडवाइस कीजिए। देखिए एवरेज तो ना करें, पहली बात तो इनके लिए ये राय रहेगी, क्योंकि ये लो वॉल्यूम स्टॉक है और 308 का एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक ने बनाया, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, होल्ड करें। 332 335 ये इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे, वहां तक स्टॉक आ सकता है। तो जो इन्होंने स्टॉक बाय किया है, स्टॉक तो टेक्निकली अच्छा है। दिक्कत एक ही है नेहा जी, इसमें वॉल्यूम्स काफी कम है, तो वो एक दिक्कत है। पर 308 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 332 का टारगेट। ऑलराइट, तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आपको बता दिया है अरुण जी ने। शहजल जमाल हैं, कह रहे हैं सर प्लीज मुझे बताइए टेक महिंद्रा, मेरे पास 1685 की बाइंग है, 1685 की। कह रहे हैं सर एवरेज करें, क्या करें? देखिए अभी एवरेजिंग ना करें, थोड़ा वेट करें, क्योंकि काफी अनसर्टेनिटी है अभी आईटी स्टॉक्स में। नो डाउट वैल्यूएशंस के हिसाब से कह लें या टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से कहें तो अपने सपोर्ट के आसपास है, पर चूंकि न्यूज फ्लो अभी काफी नेगेटिव चल रहा है, तो अभी एवरेजिंग की सलाह नहीं है। वैसे टेक्निकली अगर बात करें तो 1350 से 1400 का एक लेवल है, उस लेवल के बीच में आता है तो आपको एवरेज करना चाहिए। अगर नहीं आता है तो छोड़ दे, कोई बढ़ चढ़ के एवरेज करने की सलाह नहीं है। 1350 1400 के बीच में मिलता है तभी एवरेज करें, वरना स्टॉक को जैसा है वैसे अपने होल्डिंग में बनाए रखें। ऑलराइट, होल्ड कर सकते हैं। शादाब जी पूछ रहे हैं सर त्रिवेणी टरबाइन पर मेरी बाइंग है 526 की। सर प्लीज मुझे गाइड कीजिए आगे किस तरीके से मैं बढ़ूं। देखिए उछाल पे एग्जिट कर दीजिए, जो भी इन्होंने बाई किया है, क्योंकि इनके बाई प्राइस के आसपास ही है, और चार्ट में ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि आप मान के चले कोई ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। मैच टू मैच मुझे लग रहा है 550 तक शायद स्टॉक आ जाए, तो 545 550 के बीच में मिलता है तो स्टॉक से एग्जिट लेना है, और 518 का स्टॉक का जरूर मेंटेन।
राइट, सो 518 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मिथिलेश सिंह है, कह रहे हैं सर मेरे पास ट्राइडेंट का शेयर है और ट्राइडेंट में का मेरा बाइंग प्राइस है 44.2 का, तो कह रहे हैं 2 साल से मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ दिन और वेट कर सकता हूँ, तो मुझे इसे होल्ड ही करना चाहिए या लॉस के साथ एग्जिट करना चाहिए? देखिए अगेन ट्राइडेंट ऐसा स्टॉक है, काफी लोगों की आप कह सकते हैं इसमें रुचि है, ट्रेडिंग भी करते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी काफी लोग मान के चलते हैं कि अच्छा करेगा स्टॉक। ने इनफैक्ट अच्छा किया भी था, ऑलमोस्ट 50 के लेवल तक स्टॉक गया, वापस 28 के आसपास आ गया। तो मेरा इसमें यही रहेगा, फ्रेश खरीदारी की सलाह तो बिल्कुल नहीं है। 24 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उछाल मिलता है अराउंड 38 या 40 लेवल के आसपास भी, तो स्टॉक से एक बार का एग्जिट ले लें, नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। नीचे में 24 रुपए का स्टॉप लॉस है। ऑलराइट, नीचे में 24 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक स्टॉक जो खबर में रहा है वो था अशोक लेलैंड। इसमें हमने देखा कि इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे और मुनाफा इसमें हमने देखने को मिला Q2 का, और इसमें यूबीएस ने जो बाइंग रेटिंग भी दी थी इसको, जो चॉइस ब्रोकिंग ने भी बाय की रेटिंग दी थी टारगेट 150 का। तो कंपनी आपके हिसाब से अशोक लेलैंड के शेयर में क्या अपॉर्चुनिटीज देखते हैं? देखिए एक्सेलेंट चार्ट है, आज ही नया हाई स्टॉक में लगाया है और 131 के आसपास क्लोज चल रहा है। तो मुझे लग रहा है पर्सपेक्टिव के हिसाब से 140 142 तक तो स्टॉक डेफिनेटली जाएगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म में किसी ने पोजीशन बनाई है तो 140 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे मोमेंटम हो सकता है वापस आपको फ्रेजल आउट होता हुआ नजर आए। तो 140 142 ये टारगेट रहेंगे, और नीचे में 131 के आसपास अभी चल रहा है, और ऊपर में मेरे को 130.27 का स्टॉप लॉस लगाए, तो 127 इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 142 का टारगेट रहेगा। ऑलराइट, सो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों हो गए। ग्लेनमार्क फार्मा के भी रिजल्ट्स आए थे, इस जो कि काफी मतलब अच्छे नहीं हम कह सकते हैं, और उस वजह से हमने शेयर में भी देखा इसका असर पड़ते हुए। तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर को लेकर इस समय अरुण जी अलोंग विद दिस क्या व्यू है आपका? फार्मा में अभी काफी आप कह सकते हैं कंफ्यूजन की स्थिति है। इसकी दो रीजन है। एक तो फार्मा के टैरिफ्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। वैसे यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि नेक्स्ट 6 महीने तक ऐसा कोई उनका प्लान है नहीं टैरिफ लगाने का। इनडायरेक्टली उन्होंने संकेत दिए हैं, पर टैरिफ कभी ना कभी लगेंगे। वो कब लगेंगे कहना मुश्किल है, पर इंडियन फार्मा कंपनीज वेल प्लेस्ड है। अगर टैरिफ लग भी जाते हैं तो मेरे को लग रहा है नीजक रिएक्शन स्टॉक्स में आएगा, पर अगेन कहीं ना कहीं रोल बैक टैरिफ्स को करना पड़ेगा जिस हिसाब से माहौल बना है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच का सिचुएशन रखें फार्मा में। टैरिफ्स की जब तक चीजें ये सब मार्केट में चल रही है, थोड़ा दूरी बना के रखें। फिर भी अगर किसी को लेना ही है, या किसी को आप कह सकते हैं अगर बाई फार्मा में करना है, तो लुपिन मेरा फेवरेट पिक रहेगा। लुपिन मेरे को लग रहा है आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो अगर किसी को पिक करना है तो लुपिन को पिक करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो फार्मा में अभी आपको ल्यूपिन ही आपके हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी नजर आती है। हमजा जी पूछ रहे हैं कि सर एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है अगर मुझे अभी बाय करना हो प्रदीप फॉस्फेट में? देखिए पैरादीप फॉस्फेट शायद ही पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है पैरादीप में अगर आपको एंट्री करना है तो 194 से 190 ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है इसका बाइंग का। अभी 200 रुपए के आसपास चल रहा है, थोड़ा मोमेंटम नीचे का आ सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज 191 के आसपास है, तो एक्सीलेंट जो बाई बनेगा 194 के नीचे मिलता है तो वहां पे बाई करें। वो लेवल मुझे लग रहा है अच्छा एंट्री जोन रहेगा आपके बाई के। ओके, नीरज गर्ग जी हैं, पूछ रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट की इनकी जो बाइंग है वो है 1490 की, 1490 की। कह रहे हैं सर एवरेजिंग के बारे में सलाह चाह रहा हूं मैं, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। एवरेजिंग कर सकते हैं, ये लेवल अच्छा है, मंथली सपोर्ट के आसपास है, तो 1280 से 1300 के आसपास इसकी वजह से मंथली सपोर्ट्स है। 100 डे मूविंग एवरेज है, तो यूजुअली हम यही सलाह देते हैं कि फंडामेंटली जो स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो वहां पे आपको डेफिनेटली एवरेजिंग करनी चाहिए। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ये जो लेवल है 1300 के आसपास, ये अच्छे लेवल से एवरेजिंग करना। ऑलराइट, 1300 के आसपास एवरेजिंग आपके हिसाब से सही रहेगी इसमें। शशिधर जी हैं, ग्रेविटा इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। इनके पास 48 शेयर्स हैं, इनका बाइंग प्राइस है 1804, 1804 का। स्टॉप लॉस आपसे सजेशन मांग रहे हैं और 3 मंथ्स का इनका टारगेट है। देखिए स्टॉप लॉस जरूर लगा है, क्योंकि पता नहीं न्यूज क्या है, स्टॉक में वीकनेस है। 1695 का एक स्विंग लो है स्टॉक का, तो उसी का स्टॉप लॉस लगा है। 1740 के आसपास चल रहा है।
तो 1695 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में अगर ये मोमेंटम दिखाता है तो 1880 से 1900 ये टारगेट्स रहेंगे। बाकी मुझे एक्सपेक्टेशन कम है कि स्टॉक जल्दी ऊपर जाएगा, इससे स्टॉप लॉस 1695 का जरूर लगा। ऑल राइट, स्टॉप लॉस आपने 1695 का बताया इसमें। शेजल जी पूछ रहे हैं टेक महिंद्रा तो हो गया, ही इज सेइंग कि आरएसी के बारे में इनके पास 148 शेयर्स है, 512 की इनकी एवरेज है जो इनकी बाइंग है, कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएंगे क्या? देखिए स्टॉक तो वीकनेस दिखा रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी आप कह सकते हैं नीचे का ही ट्रेंड दिखा रहा है। एक चीज जरूर ध्यान रखें, जब तक स्टॉक 400 के ऊपर नहीं निकलता है इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। 380 के आसपास चल रहा है, जो 400 के ऊपर निकलता है तो आप एवरेजिंग करें, तो आपको मोमेंटम में अच्छा एवरेजिंग भी मिलेगा, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बचेगा। तो जब तक 400 के ऊपर नहीं निकलता एवरेजिंग ना करें। स्टॉप लॉस चूंकि इनकी बाइंग प्राइस से काफी दूर है, फिर भी स्टॉप लॉस अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो 350 के आसपास है। अगर ये लगाना चाहे तो 350 के आसपास लगा सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कुछ स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है, और अगर एवरेजिंग करें तो 400 के ऊपर ही करके चले। ऑलराइट, एवरेजिंग 400 के ऊपर ही, और स्टॉप लॉस भी आपने बता दिया। शशिधर जी वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स के बारे में भी पूछ रहे हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 1504 का, 3 महीने का इनका व्यू है, उसी पे गाइडेंस मांग रहे हैं। सॉरी मैं स्टॉक का नाम सुन नहीं पाया। वेबसॉल एनर्जी। वेबसॉल एनर्जी, देखिए स्टॉक तो अच्छा है, ओवरऑल 1324 के आसपास चल रहा है और स्टॉक का ट्रेंड भी काफी मजबूत है, तो ये बने रह सकते हैं अगर इन्होंने बाई करके रखा है। नीचे में 1270 1260 के आसपास अच्छा सपोर्ट भी स्टॉक पे है, तो जब तक वो लेवल होल्ड कर रहा है बने रहे। ऊपर में मेरे को लग रहा है वापस स्टॉक आपको आराम से 1500 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, तो 1270 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और ऊपर में मुझे लग रहा है जब तक मोमेंटम है इसको कैरी करके चलें। ऑलराइट अरुण जी, एक जो हमारे दर्शकों का कॉमन सवाल होता है वो पीएसयूज को लेकर है, क्योंकि एक बार बहुत हाइप थी, कई लोगों ने उसमें पैसा लगा रखा है, जैसे कि एनएचपीसी, गेल, बीएचईएल पर इन्वेस्ट करा हुआ है, तो इन शेयरों पर आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा? देखिए एनएचपीसी पे मेरे को लग रहा है ये लेवल्स जो है 80 टू 83 के अच्छे लेवल्स हैं। अगर कोई बाई करना चाहता है तो अपने सपोर्ट के आसपास है। यूजुअली ये 75 78 नीचे में और ऊपर में 95 98 इसी के बीच में स्टॉक रहता है, तो 80 82 जो लेवल चल रहा है काफी अच्छा लेवल है। इसको ये एक्यूमुलेट करना चाहता है तो ये करना भी चाहिए। रिसेंटली एक सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने 120 130 के शायद टारगेट भी दिया है, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, तो इस लेवल के आसपास एनएचपीसी को बाई कर सकते हैं। बीएचईएल मेरी पॉजिटिव नजरिया नहीं है, तो बीएचईएल अगर किसी को बाई करना है तो बेटर है अवॉइड करके चले, उसमें कोई खरीदारी की सलाह नहीं है। और गेल के बारे में अरुण जी? देखिए गेल अगेन ये भी एक ऐसा स्टॉक है, काफी आप कह सकते हैं उम्मीद से स्टॉक से काफी अच्छा चलेगा, पर इसमें भी मुझे लग रहा है जब तक थोड़ा मोमेंटम ना बन जाए कोई बाइंग मत नहीं करें। हो सकता है दूसरे अच्छे मौके आपको मार्केट में मिल सकते हैं, पर जिनके पास है होल्ड करें। ऐसा नहीं है कि स्टॉक एग्जिट वाला स्टॉक है, पर फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं है। ऑलराइट, फ्रेश खरीदारी की सलाह आप कह रहे हैं स्टॉक में नहीं रहेगी। गेल की बात है। अरुण जी एक और बहुत बड़े फैन आपके आ गए हमारे पास, वो है गुंजन जी, कह रही है बिग फैन ऑफ अरुण सर। सर मैं व्यू चाह रही हूँ एबी कैपिटल पर, और मेरा जो बाइंग प्राइस है 270 का है, या फिर कह रही है वेदांता में फ्रेश एंट्री के भी लेवल्स आप बता दीजिए। तो दो हैं, एबी कैपिटल और वेदांता। देखिए एबी कैपिटल तो काफी अच्छा स्टॉक इन्होंने चुना है, एक्सेलेंट चार्ट भी है, और आज भी अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ऊपर गया है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक अच्छा करेगा, धीरे धीरे 300 के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, और जैसे ये 300 के ऊपर जाएगा काफी फास्ट मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है, तो 320 325 तक के टारगेट रहेंगे, उस टारगेट के स्टॉक को होल्ड करें। जहां तक वेदांता की बात है, वेदांता में अगर ये खरीदारी करें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि काफी वोलेटाइल स्टॉक ये माना जाता है, तो अगर ये स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं तो 428 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। ऊपर में 455 तक के टारगेट रहेंगे, पर दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लग रहा है एबी कैपिटल ज्यादा बेटर स्टॉक। ऑलराइट, वेदांता और एबी कैपिटल में है, आपका पिक है एबी कैपिटल। अरुण जी ये तो हो गई बहुत सारे शेयर्स और स्टॉक्स की जो क्वेरीज आई हैं वो बात। अब आप ये बताइए कि आपके अगर मैं टॉप 5 पिक्स बताऊं तो करंट सिनेरियो में क्या है? करंट सिनेरियो में अगर आप स्टॉक्स की बात करते हैं तो हेडेलबर्ग सीमेंट मैंने ऑलरेडी कहा ये मेरे रडार पे है,
इनफैक्ट ये फ्लैट ब्रेकआउट देने के कगार पे खड़ा है, जो 218 के आसपास चल रहा है। तो अगर किसी को लेना है शॉर्ट टर्म के लिए, नेक्स्ट 10 दिन के लिए, तो इसको बाय करें। स्टॉप लॉस 212 का लगाएं और 250, 255 वहां तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो हेडेलबर्ग सीमेंट पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा एक छोटा स्टॉक मैंने पिक किया है, CGCL, जो कि कैप्री ग्लोबल के नाम से भी जाना जाता है, इसका कोड CGCL। तो 185 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें और 205 का ऊपर में टारगेट लगाएं। 191 के आसपास चल रहा है, तो CGCL में बाय करके चल सकते हैं। तीसरा स्टॉक अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो मुझे लग रहा है NBCC एक अपने अच्छे सपोर्ट के आसपास है, 105, 106 के आसपास चल रहा है। तो 102 का स्टॉप लॉस लगाएं और 115 ये ऊपर में टारगेट रहेगा। और चौथा, 4 स्टॉक्स मैंने चुने, चौथा होगा अदानी पावर। अदानी पावर मुझे लग रहा है अपने एक ब्रेकआउट वाले कैंडिडेट में खड़ा है और अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस 600 के आसपास खड़ा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। तो 640 का टारगेट लगाएं और नीचे में 585 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये चारों स्टॉक में से कौन सा भी आप स्टॉक ले सकते हैं। इनमें व्यू नेक्स्ट 7 to 10 डेज का बना के चलें। ऑलराइट, तो ये हो गए आपके टॉप 4 शेयर्स। अब नितेश सारंगी जी SDBL पर भी पूछ रहे हैं, इनका बाइंग है 163 का। 163 शायद इन्होंने काफी पहले बाय किया है, पर अभी ये स्टॉक चल रहा है 92 के आसपास। इनके पास एक रिजॉर्ट है जो ये लगा करके कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाए, वैसे तो ऑलरेडी इन्होंने नहीं लगाया। फिर 85 का एक रिसेंट लो है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बाकी मुझे लग रहा है थोड़ा मोमेंटम स्टॉक में ऊपर में आ सकता है, पर इनके बाय प्राइस तक आने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे, इसलिए फिलहाल होल्ड करें और 85 का स्टॉप लॉस जरूर करें। ऑलराइट, तो अभी मतलब दूर है इनका बाइंग प्राइस। साई सिल्क इन्होंने परचेज किया है, SAI साई सिल्क एट द रेट ऑफ 175। उस पे भी बाय होल्ड सेल की आपसे सलाह मांग रहे हैं। साई सिल्क के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे, जो कला मंदिर के नाम से भी इसका बोर्ड है। आप इसको लेके चल सकते हैं। तो 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है इनके बाय प्राइस के ऊपर जा सकता है, 180, 185 वहां तक के टारगेट रहेंगे। और 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि ये 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट है। ऑलराइट, तो अगर लेवल्स के नीचे जाता है तो एग्जिट कर सकते हैं आप। अरुण जी ये बताइए, अगर किसी को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो इस समय कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? देखिए, काफी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, तो मेरे को लग रहा है अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। खासकर PSU बैंक्स में आप लगा सकते हैं। एक मिक्सचर बना के रखें, SBI, कैनरा बैंक, ये 2 स्टॉक में आप बाय करके चले। तीसरा स्टॉक अगर आपको प्राइवेट में बाय करना है तो ICICI बैंक में लगा के चल सकते हैं। मेरे को लग रहा है नेक्स्ट जो रैली आएगी मार्केट में, जो ऊपर जाना है अगर मार्केट, तो बैंकिंग स्टॉक्स लेके जाएंगे। तो बैंकिंग स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। वैसे भी ये मोमेंटम में रहे, ये स्टॉक्स यहाँ से भी काफी अच्छा कर सकते हैं। ऑलराइट अरुण जी, आपने इतने सारे शेयर्स पर हमसे बात करी, इतने स्टॉक्स पे सजेशन दी, करंट मार्केट सिनेरियो पर भी हमने खुलकर बात करी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका शो में आने के लिए। और डिस्क्लेमर कोई अरुण जी? जी, डिस्क्लेमर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर वही रहेगा। जो क्लाइंट्स के पास डेफिनेटली क्वेश्चंस हो सकती है, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, व्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। जो व्यू आपके साथ शेयर किया उनके साथ भी सेम व्यू शेयर किया है। फिर भी अगर आप हमारी एडवाइस पे ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, क्योंकि वो आपका एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि वेदर आपको इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है, नहीं करना है। सेकंड, स्टॉक्स पे जो लेवल्स दिए वो डेफिनेटली फॉलो करें, क्योंकि ये ट्रेडिंग स्टॉक्स के लेवल्स दिए वो फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए नेहा जी, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। थैंक यू सो मच अरुण जी, आपके वक्त के लिए आज के लिए, एंड फॉर कमिंग ऑन DRS इनसाइट्स। एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। आज आपने अपने सवाल पूछे, होपफुली आपको सारे जवाब मिल गए होंगे। एंड अगर कोई भी आपका सजेशन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।